तो स्वागत है आप सभी का अभी अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो लास्ट हमने जो बात करी थी अपने जो सोल्यूशन चैप्टर चल रहा था इसके ऊपर अपने बात कर रखी थी, ठीक है। तो आज जो है वो देखेंगे अपना आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो इससे पहले जब हमने बात करी थी वो करी थी हमने राउल्ट लॉ के ऊपर, ठीक है। हेनरी लॉज और राउल्ट लॉ जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो चुके थे। और अगर तुमने वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो जाकर के पहले वो दर्ज देख लेना, जो उसके बाद इसके ऊपर आना, ठीक है। क्योंकि अगर वो क्लियर होंगे उसके बाद ही यहाँ पे बात बन सकती है, ठीक है। तो इनको बाद में देखना, पहले उसको देखना कंपलसरी है। अगर वो देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है फिर तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर अब इसको। तो ये है कौन? आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। ये है आइडियल सोल्यूशन। अब आइडियल सोल्यूशन होते क्या है? तो आइडियल सोल्यूशन बेटा जी उनको बोलते हैं कि जो राउल्ट लॉ का पालन करते हैं, ऑबे करते हैं। अब राउल्ट लॉ कौन है? अगर तुमने इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा राउल्ट लॉ कौन है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो पहले देखना जरूरी है। अगर देख रखा है तो फिर पता होगा। तो अब यहाँ पे कौन है? आइडियल सोल्यूशन है। अब ये कौन है? इसमें जो भी सोल्यूशन तुम्हारे पास में होंगे वो अगर राउल्ट लॉ का ऑबे करते हैं, मतलब उसका अगर पालन करते हैं, तो उनको हम बोलेंगे क्या? आइडियल सोल्यूशन। और जो अगर पालन नहीं करेंगे, उस रूल को अगर नहीं मानेंगे, ऑबे नहीं करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम क्या? नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये कौन है? आइडियल सोल्यूशन है। तो एक बार इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है। सोल्यूशन दैट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यानी कि किसी भी कंडीशन पे, किसी भी कंसंट्रेशन पे वो राउल्ट लॉ का ओबे करता हो, मतलब उसको मानेगा, तो आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा वो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है, देखो एक बार। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बॉन्ड ए देन बी बॉन्ड बी इज सिमिलर ए टू बी, देन ए एंड बी विल फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास कोई ए कंपाउंड है, उसके दो एटम, उनके बीच में कोई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब वो रिएक्ट करेगा बी वाले से, तो बी बॉन्ड बी है, वो रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद में जो ए और बी बनेगा, अब दोनों के बीच के जो बॉन्ड है ना वो अगर सिमिलर होंगे तो वो जो राउल्ट लॉ है उसका ऑबे करेगा, वरना वो नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऑबे करेगा तभी वो क्या बनेगा? उसका आइडियल सोल्यूशन। तो एक बार देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, एक बार इसमें या ध्यान से देखो। मैंने तुम्हें क्या बताया कि अभी यहाँ पे अपने पास कोई ए है, ठीक है। ये ए बॉन्ड ए है, क्लियर। इसने रिएक्शन करी बी बॉन्ड बी के साथ। एक बार ध्यान रखना, रिएक्शन तो ना करता, खैर वो सोल्यूशन है, बट तुम्हें समझो पहले। अब यहाँ पे ए और ए है, और यहाँ पे कौन है? बी और बी है। अब इसका ए और इसका बी जब आपस में बन रहे, यहाँ पे जब होगा ये, ठीक है, तो अगर इनके बॉन्ड जो सिमिलर हैं, इसका बॉन्ड और इसका बॉन्ड और ये बॉन्ड जो है, अगर आपस में कौन है? सिमिलर है। सिमिलर यानी कि अगर एक जैसे हैं, उनकी गुड अगर प्रॉपर्टी उनकी अगर एक जैसी है, तो वो राउल्ट लॉ को ऑबे करेगा, वरना नहीं करेगा। और जो राउल्ट लॉ को ऑबे करेगा वही बनेगा कौन? आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो अब एक बार इसको ग्राफ को भी समझ लेते हैं। ग्राफ क्या बोल रहा है, देखो ये ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो काई ए है और यहाँ पे कौन है? काई बी। अब जाहिर सी बात है काई ए और काई बी दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है। ये मैं तुम्हें बहुत ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ, ठीक है, बहुत पहले बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ काई ए जो है वो 1 है और काई बी इसका क्या है? वो 0 है। अब काई ए हमने यहाँ मान रखा है क्योंकि हायर है, यहाँ पे पहुंच चुका है। यहाँ से जैसे ही थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जो वेपर प्रेशर वाला सिस्टम है, तो यहाँ से क्या होगा? काई चेंज हो रहा है, काई ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ए से क्या बन गया? वो बी बन गया। तो इसीलिए यहाँ पे कौन है? यहाँ पे काई ए 1 था, इस बार यहाँ पे कौन हो गया? काई ए 0 हो चुका है। यहाँ पे काई बी 0 था, इस बार यहाँ पे काई बी जो है वो टोटल, यानी कि टोटल ही वो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 वो आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से ग्राफ ऐसे गया, इधर ये 0 था तो 0 से ये ऊपर जा चुका है, दिख रहा है? यहाँ से 0 से ये ऐसे करके दिख रहा है ये। अब हम इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये बनता है टोटल प्रेशर की लाइन बनती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ले रखा है हमने? यहाँ पे ले रखा है पी नॉट ए, और यहाँ पे कौन ले रखा हमने? पी नॉट बी। जो ए का वेपर प्रेशर है और ये बी का वेपर प्रेशर है, ये दोनों के वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें लाइन दिखा दी, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करते हैं किस पे? इसके मोल फ्रैक्शन पे, और मोल फ्रैक्शन कौन होता है? काई। क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, वैसे कोई डाउट बचेगा नहीं, फिर भी अगर रह जाता है तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना मुझे, ठीक है। चलो, अब ये कौन है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको भी देख लो।
करेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं इसके देखो, ये पॉइंट लिखे हैं, ध्यान से देखो। राउट्स लॉ इज ऑब्वियस, जो राउट लॉ का ऑब्वे करते हैं उसका पालन करेंगे, मानेंगे, तो वो आइडियल सोल्यूशन होंगे। अच्छा, दूसरा क्या था, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, यानी कि जो हीट है, एंथैल्पी जो है वो मिक्सर की कितनी होती है, वो 0 होनी चाहिए। तो देखो, देयर शुड नॉट बी एन एंथैल्पी रेंज व्हेन कंपोनेंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन आर मिक्स। तो यहाँ जो चेंज है वो कितना होगा, इसका 0 होगा। अब ये चेंज क्या चीज है बताता हूँ अभी, फिलहाल इसको देखो। ऐसी सेम चीज यहाँ पे भी है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होती है, वो 0 होना चाहिए। अब यहाँ देखो 1 लीटर प्लस 1 लीटर इक्वल टू 2 लीटर होना चाहिए। अगर ऐसा बन रहा है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो गड़बड़ है मामला है। तो देखो, देयर शुड नॉट बी अ चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, ठीक है। अब एक चीज यहाँ देखो, तो मैं कुछ एग्जांपल लेके बताऊं। यहाँ पे मानो कि हमने कोई सोल्यूशन था अपने पास, ठीक है। ये अपने पास कोई एक सोल्यूशन है, ये मैंने ये बनाया हुआ है, ऐसे करके बना दिया है, ये मैंने बनाया हुआ था। अब इसको मिक्स करने से पहले जो हीट थी, देखना, ये जब हीट है इसकी जो डेल्टा एच है, ठीक है, देन ये सोल्यूशन बन चुका है। तब ये सोल्यूशन जो बन चुका है, इसको फिलहाल मैं एच लिख देता हूँ, ये एच है इसका, ठीक है। तो ये एच है इसका। अब जब ये सोल्यूशन बन चुका है टोटल कंप्लीट, यहाँ पे ओनली सॉल्वेंट था। अब ये सॉल्वेंट जो है, यहाँ से मैंने क्या बना दिया, कंप्लीट मैंने इसका सोल्यूशन बना दिया मैंने इसका, ठीक है। जब सोल्यूशन बन चुका तो इसकी जो हीटिंग है, इसकी जो एंथैल्पी है, वो दोनों का चेंज कितना आएगा, समझ रहे हो। तो अब जैसे मानो कि ये वाला जो है, इसका मैंने बना दिया H2 और ये बन जाता मैंने इसका H1। जब सोल्यूशन नहीं बना था तब ये H1 था, सोल्यूशन बन चुका तब ये H2 हो चुका। अगर इन दोनों का चेंज 0 आता है, अगर मैं इसको लेस कर दूं, मान लो कि डेल्टा H जो है H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 अगर मैंने कर दिया इधर, तो अगर ये वैल्यू इसकी अगर 0 आती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, राउट लॉ ऑब्वे कर रहा है। तो अगर नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, या तो 0 से ऊपर आए या फिर 0 से नीचे जाएगा, तो हम उसे बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अब एक बार ये समझ कर देखो थोड़ा सा, जैसे मान लो कि अभी तुमने कोई चीज है वो सोल्यूशन बनाया, मिक्सिंग करी तुमने, उसको तुम्हें हीट देनी पड़ी, मान लो कि 10 जूल की, ठीक है, 10 जूल की हीट देनी पड़ी। देन जब वो बना, उसमें से हीट रिलीज हुई, अगर वो कंप्लीटली 10 किलो जूल की अगर हो रही है, तुमने 10 किलो जूल दिया था और 10 किलो जूल ही तुम्हें मिल गया, तो चेंज कितना रहेगा, 0। तो अगर 0 आ रहा है तो वो राउट लॉ का पालन करेगा तो फिर वो आइडियल सोल्यूशन भी कहलाएगा। अगर नहीं कर रहा है तो फिर नहीं कहलाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो, तो नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं, इसको मिटा दूं। अब आगे चलते हैं। अभी ये कौन है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन का जस्ट उल्टा होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये कौन है, ये नॉन आइडियल है। तो यहां देखते हैं एक बार, सोल्यूशन दैट डू नॉट ओबे राउट लॉ, उसमें राउट लॉ को ऑबे करेगा, इसमें नहीं करेगा। ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, जस्ट उसका उल्टा ही है। अब यहां देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, चलो पहले ये भी देख लो। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बॉन्ड ए बी बॉन्ड बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि ए और बी का जो डिफरेंट होगा, ये और ये आपस में सब कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। देन ए एंड बी विल फॉर्म नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगर ये जैसे हो जाते, सिमिलर हो जाते, फिर तो ये आइडियल बन ही जाता ना। अभी कौन है, नॉन आइडियल है, इसीलिए नॉन आइडियल है। अब इसके कौन है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये क्या है, राउट लॉ इज नॉट ऑबे। जो डेल्टा एच है, जो एंथैल्पी है, वो इसका 0 नहीं आएगा, या तो 0 से कम आएगा, मतलब माइनस में आएगा, या फिर प्लस में आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। ऐसी डेल्टा वी मिक्सिंग वाली वो कितनी है, वो 0 नहीं आएगी। 0 हो जाएगी फिर तो वो आइडियल में चला ही जाएगा ना, ठीक है। अब यहां देखो, तो जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, ये होते हैं 2 टाइप्स के। एक पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है और एक दिखाता है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे ये। अब ये देखो, अब इसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है।
तो अब यहाँ कौन है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ अब जाहिर सी बात है कि जो राउट लॉ है, अगर उसकी रेंज से कोई चीज अगर ऊपर जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है, तो पॉजिटिव डेविएशन हो गया, और अगर नेगेटिव में जाएगी तो नेगेटिव डेविएशन हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, देख लेते हैं। चलो, इफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज स्ट्रॉन्ग देन ए एंड बी, मतलब जो फोर्स है वो इसका स्ट्रॉन्ग होगा। देखो क्या कह रहा है, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और ए है, बी और बी है, इज स्ट्रॉन्ग देन ए और बी। ठीक है, तो यानी कि इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा होगा इसकी कंपैरिजन में। ठीक है, ये कंप्लीट है जो बन के आता है, ये वो है जो पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन जो बनेगा ना उसमें कम से कम तुम्हें दो चीज मिलानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे ए है और ये बी है, बन के द्वारा मिक्सिंग होके वो ये बनता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना बिल्कुल भी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ए एंड बी इज हायर देन दैट कैलकुलेट फ्रॉम राउट्स लॉ। समझ में आ गई? ये राउट लॉ से क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो हायर बैठेगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। तो हायर है गया तो पॉजिटिव में जाएगा, जाहिर सी बात। हेंस द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज ऑल्सो हायर देन द सॉल्यूशन इफ वी आर आइडियल। ठीक है, यानी कि जो आइडियल सोल्यूशन है ना उसकी कंपैरिजन में ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है। यहाँ आते नेगेटिव डेविएशन में, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी और बी आर बीकर देन ए बी, इसकी रेस्पेक्ट में ये बीकर है, इसका जस्ट उल्टा बनेगा, ये पॉजिटिव का जस्ट उल्टा नेगेटिव। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ए एंड बी इज लोअर देन दैट कैलकुलेट फ्रॉम राउट्स लॉ। समझ में आ गई? ये पॉजिटिव में था, ये हायर था, ये लोअर है, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। क्लियर? अब देखो, हेंस द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज ऑल्सो लोअर देन द सॉल्यूशन इफ वेयर आइडियल। ठीक है, ये इसके कुछ ग्राफ अच्छे से देख लेना, एग्जाम में बहुत बार आते हैं, पूछ ली जाते हैं, ध्यान से देखना। अब तुमने अभी आइडियल का देखा था, उसमें एकदम स्ट्रेट लाइन थी, इस वाले में देखो ये पॉजिटिव डेविएशन में है। अब यहाँ देखो ये वाली जो लाइन है, ये दिख रहा है काई ए की है ये वाली लाइन, और दिस इज ये, यहाँ पे देखो काई बी ए स्क्वायर बना है। तो ये जो लाइन है ना पीली वाली, ये है किसकी, आइडियल सोल्यूशन की। अब सोच समझ रहे थे कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। ये देखो लाइन जो है वो ऊपर चलेगी पॉजिटिव वाली, ये देखो ये दिख रही है, ये हर एक लाइन कौन है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, ये ग्राफ है वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस वाले में उल्टा है, देखो ये नीचे आ गया, इसमें माइनस में जा रहा है, तो ग्राफ जो ऊपर पॉजिटिव होते हैं नीचे नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव में दिखा रहा है, तो ये नेगेटिव डेविएशन वाला और ये पॉजिटिव डेविएशन वाला है। क्लियर हो गया? देखो अब सोल्यूशन है ये पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले, कुछ एग्जांपल्स हैं देख लो। वाटर एंड एथेनॉल जब मिलाओगे तो ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। मतलब ये हुआ कि मानो कि अगर तुमने वाटर ले लिया है 20 ml और 20 ml तुमने एथेनॉल ले लिया, तो बैठना चाहिए कितना, 40, लेकिन 40 ml नहीं बैठेगा, वो 40 से कुछ ऊपर ही बैठेगा, इसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब ऐसे ही है क्लोरोफॉर्म और अगर वाटर मिला दो तब भी ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, और एथेनॉल कार्बन टेट्रा आयोडाइड दिखाओगे। ठीक है, अरे ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये CCl4 है क्या? ठीक है, ये इसको ना CCl4 लिख देना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, CCl4 लिख देना। ठीक है, तो एथेनॉल एंड कौन है, CCl4, तभी क्या दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ऐसे ही मेथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। इधर वाले जो भी हैं वो नेगेटिव वाले हैं। ठीक है, इसको फिलहाल मैं रख कर दे रहा हूँ, लेकिन तुम सही कर लेना। ठीक है, बनाओगे तो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिलाओगे नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। क्लोरोफॉर्म और मेथिल एसीटेट दिखाओगे तब भी दिखाएगा। H2O और HCl मिलाओगे
तब भी नेगेटिव, H2O एंड HNO3 तब भी नेगेटिव, ये जो भी हैं वो सब नेगेटिव वाले, और ये वाले एग्जाम्पल पॉजिटिव वाले हैं। ठीक है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन इसको नोट कर लेना, पूछ कोई भी लेता है और एग्जाम में आता है तो फिर पीछे नहीं हटना है। ठीक है, चलो देखो, अगर ये कंपेयरिंग करेंगे दोनों की, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन और ये आइडियल सोल्यूशन, ये पॉजिटिव डेविएशन और ये नेगेटिव डेविएशन में। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये जो है ये पीटी है, इसको ठीक कर लेना, पीटी है, और ये काई ए पी नॉट ए, काई बी और पी नॉट बी। ठीक है, ऐसे ही है, पीटी काई ए पी नॉट ए, काई बी पी नॉट बी। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों का अगर ऐड कर रहे हैं हम, यहाँ काई ए पी नॉट ए, काई बी और पी नॉट बी का ऐड करेंगे तो टोटल अपने पास पी आ गया। ठीक है, इक्वल आएगा दोनों, लेकिन इस बार ना प्रेशर ज्यादा दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन में। जो राउल्ट लॉ को अभी नहीं करेंगे वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव में है उनका जो पार्शियल प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर, वो हाई आएगा और इसमें लो आएगा। इस बार इनकी वैल्यू ज्यादा होगी, इनकी वैल्यू कम होगी, इक्वल नहीं बैठेंगे, मतलब ये है। अब यहाँ पे देखो, इसमें जो बॉन्ड थे वो एकदम सिमिलर है, इसमें जो बॉन्ड है ये स्ट्रांग होता है और इसमें ये वीक होता है। ऐसे यहाँ हीटिंग अगर देखो, डेल्टा एच इक्वल टू कितना, 0 है, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पॉजिटिव में आएगा, इस बार इसमें नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 ज्यादा है, 0 ज्यादा इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव, और ऐसे ही है डेल्टा वी इक्वल टू 0, यहाँ 0 अगर आ रहा है तो आइडियल है, और अगर ज्यादा हो गया, वॉल्यूम उसका बढ़ गया, तो पॉजिटिव डेविएशन चला जाएगा और ये होगा कौन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नेगेटिव में चला जाएगा वो ये हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, वॉल्यूम तुम्हारा घट जाएगा। ठीक है, ये चेंजेस हैं एंथैल्पी के, एंट्रोपी के, इनका कोई जरूरत नहीं था फिलहाल। अब ये है एजोट्रोपिक मिक्सचर, इसको देख लो एक बार। वेरी लार्ज डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी लीड टू अ स्पेशल क्लास ऑफ मिक्सचर नोन एज एजोट्रोपी या फिर एजोट्रोपिक मिक्सिंग। ठीक है, तो यहाँ तो इनको एजोट्रोप्स बोल लो, और क्या है ये एजोट्रोपिक मिक्सिंग है, और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ठीक है, तो यानी कि जो हाईली पॉजिटिव, जो हाईली मतलब वेरी लार्ज डेविएशन अगर दिखा रहे हैं इससे आइडियल सॉल्यूशन से, तब हम इसको क्या बोलेंगे, उसकी एक क्लास बनती है, उसे क्या बोलते हैं हम, एजोट्रोप। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सिंग एट विच डिस्टिलेशन कैन नॉट सेपरेट द टू लिक्विड्स बिकॉज द कंडेंसेस has the same composition as that of the azeotropic liquid। ठीक है, तो ये है जो ऐसे सॉल्यूशन है, इनको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, देखो नेक्स्ट इधर आते हैं, ये लिक्विड मिक्सचर विच बॉइल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन बी डिस्टिल्ड विदाउट एनी चेंज इन द कंपोजिशन। तो इनको जो डिस्टिल्ड अगर करोगे तो इसमें क्या होगा, बिना चेंज के डिस्टिल्ड आराम से हो जाते हैं, इनको हम डिस्टिल्ड आराम से कर सकते हैं, वो भी कब, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, विदाउट एनी चेंज इन द कंपोजिशन, उसके कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड इसका क्या, अ बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर एट द एजोट्रोपिक कंपोजिशन प्रोड्यूस्ड वेपर ऑफ एग्जैक्टली द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट है, ध्यान से देख लेना अच्छे से, क्योंकि पूछ लेते हैं एग्जाम में, कभी कभी आ जाता है, आता मतलब ज्यादा नहीं आता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, एजोट्रोप्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप्स हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप्स हैं, और ये मैक्सिमम वाला, भाई एक मैक्सिमम वाला एक मिनिमम वाला, ये गड़बड़ हो गया है, ये मैक्सिमम वाला है, इधर मैक्सिमम और इधर मिनिमम। ठीक है, ठीक कर लेना उसे, बाकी सब ठीक ठाक है। अब देखो यहाँ नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, इसमें कौन दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स दैट बॉइल at a temperature lower than the boiling point
ऑफ इट्स कंपोनेंट ए एंड बी, इसका जस्ट उल्टा होता है ये, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम मैक्सिमम वाले और ये मिनिमम वाले हैं। अब यहाँ आगे देख लो बनता कैसे है। तो एथेनॉल वाटर जो मिक्सिंग करेंगे ना, तो देखो एथेनॉल वाटर मिक्सिंग कंटेनिंग लगभग यानी अप्रोक्सीमेट 95% बाई वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल, ठीक है, तो ये 95% में होगा। और जब इसमें जाओगे तुम लोग तो मिक्सचर HNO3 एंड H2O कंटेनिंग अप्रोक्सीमेट 68% HNO3 एंड 32% वाटर बाई मास। ये बाई वॉल्यूम है और ये बाई मास है, याद रखना। ये इसके दो एग्जाम्पल और भी हैं, ठीक है, नोट कर लेना इनको। चलो आगे चलते हैं फिर, ये अभी तुम्हारे काम के नहीं है। ये देखो डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या है, तो डिस्टिलेशन तुमने पढ़ा होगा 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा वैसे ही। देखो तो इन अ सिंपल डिस्टिलेशन द वेपर ओवर अ बॉइलिंग मिक्सिंग इज विड्रॉल एंड कंडेंस्ड इन अ सेपरेट कंटेनर। मतलब ये है इसका, समझ लो कि अभी तुम्हारे पास एक कंटेनर, एक बर्तन है तुम्हारे पास, ठीक है, तुमने उसके अंदर कोई लिक्विड भर दिया है, लिक्विड भर दिया है, ऊपर से उसे ढक दिया किसी बर्तन से, नीचे उसमें आग लगाओ, और जब आग लगी तो क्या होगा, जो वेपर है वो उड़ेगा, उड़ेगा तो ऊपर जाके जो तुमने प्लेट वलेट रख रखी है उस पर जाके टकराएगा, टकराएगा वहां जाके थोड़ा ठंडा होगा, ठंडा होगा तो जो वेपर है वाटर की वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी देन वो वापस नीचे आने लगेगा, इसे बोलेंगे क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, कंडेंस करना। तो जो वेपर है, जो उसकी गैस फॉर्म है, वो ऊपर जाएगी, टकराएगी, लिक्विड बन के वापस नीचे आ जाएगी, उसे बोलेंगे हम कंडेंसेशन, ठीक है। और डिस्टिलेशन भी उसी का ही है। चलो अब देखो ये क्या है, द कलेक्टेड लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंस्ड और डिस्टिलेट एंड रिमेनिंग लिक्विड इज कॉल्ड रेसिड्यू। अब रेसिड्यू क्या चीज है, एक बार रेसिड्यू भी देख लो। रेसिड्यू का मतलब होता है कि तुमने कोई चीज रिएक्शन कराई, रिएक्शन करने के बाद में जो चीज उसके बॉटम में जाके सेटल हो जाएगी उसे बोलेंगे रेसिड्यू। और ये होता है ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में होता है, जो कि वाटर के अंदर मिक्स नहीं होगा, ठीक है। जो भी तुम्हारे पास सॉल्वेंट है उसके अंदर ये मिक्स नहीं होगा, ये बॉटम में जाके सीधा सेटल हो जाएगा, उसे बोलते हैं रेसिड्यू। और इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है, यही है प्रेसिपिटेट, ठीक है, और यही रेसिड्यू है। तो यहां देखो कंडेंस्ड और रेसिड्यू, हायर मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट देन इन द इनिशियल लिक्विड मिक्सचर। समझ में आ गई। अब इसमें देखो ये रेसिड्यू है, हायर मोल फ्रैक्शन, ठीक है, हायर मोल फ्रैक्शन ऑफ द लेस वोलेटाइल, इसमें मोर वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट देन इन द लिक्विड इनिशियल लिक्विड मिक्सचर। तो ये लेस वोलेटाइल होते हैं जो बॉटम में जाके सेटल हो जाएंगे, इनको बोलेंगे क्या, रेसिड्यू। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन एंड इज यूज्ड टू सेपरेट मोर वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम अ लेस वोलेटाइल लिक्विड। इसका यूज होता है दोनों को सेपरेट करने में, एक जो ज्यादा वोलेटाइल होंगे और एक कम वोलेटाइल होंगे, ठीक है। वोलेटाइल मतलब कौन होता है, जिसकी वेपर बनती है, ठीक है, ये वोलेटाइल है। अब ये स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, तो ये है जो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड में काम आते हैं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को तुम्हें इकट्ठा करना होता है, इसको प्योर करना होता है, बनाना होता है, तब इसका यूज होता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, पढ़ी होगी तुमने 11th में ऑर्गेनिक में। तो देखो अ लिक्विड जनरली ऑर्गेनिक, मतलब समझ लो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए काम आता है, ऑर्गेनिक दैट इज immiscible with the water and has a higher boiling point than water can be boiled to distilled at a much lower temperature by passing steam through it। अब देखो यहाँ क्या होता है, ये ग्राफ देखो, इससे तुम्हें समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। ये ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे एक स्टैंड लगा हुआ है, ये स्टैंड है पूरा, ये ट्राइपॉड है, यहाँ बर्नर लगा है, ये पूरा बीकर है, बीकर के अंदर ये लगा है थर्मामीटर, और इसे बोलते हैं कॉर्क। ये कौन है, ये कॉर्क है, ये नली है, और ये भी कौन है, फ्लास्क, ठीक है। बीकर है ये, तो यहाँ लगा दिया हमने। अब इसके अंदर ये नलिका दिख रही है, ये नली इसके अंदर ये लग रही है, होगा ये कि इसके अंदर वाटर भर लिया है,
वाटर भरने के बाद यहाँ से हम गर्म करेंगे, गर्म करेंगे कि वेपर ऊपर जाके उड़ेगी। ये लगा थर्मामीटर जो कि टेम्परेचर को पता करेगा, बताएगा कितना है। यहाँ से उसकी बनेगी वेपर, वेपर बनेगी तो यहाँ जाके इसमें जाके इकट्ठी होगी, ठीक है। देन अब इसको गर्म करेंगे हम। अब ये कौन है, ये इम्प्योर एनालिन है। ये कौन है, इम्प्योर एनालिन है। अब जब ये प्रेशर यहाँ गई तो इसमें बबल्स बनेंगे, बबल्स बनेंगे, इसको गैस ही बनेगी। अब यहाँ पे भी देखो, जब ये उड़ेगी ना इधर से, तो ये नली की ओर दिख रही होगी तुम्हें, यहाँ पे ये दिख रहा है ऐसे करके, जो इसमें जाएगी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है वाटर, आ रहा है ठंडा ठंडा, इसे कंडेंस करेगा, ये इसे कूल करेगा। जो यहाँ पे गैस फॉर्म में है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे इकट्ठा करेंगे और यहाँ पे आके ये इकट्ठा हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है, प्यूरिफाइड एनालिन है, और साथ में कौन है, थोड़ा सा वाटर। इसके देखो दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं साइड में, दो कलर दिखाई दे रहे होंगे साइड। देखो एक कलर ये और एक कलर इसका ये आ रहा है। तो ऊपर जो है वो वाटर है और ये प्योर एनालिन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी पूरी प्रोसेस है। जब ऑर्गेनिक में आएंगे तब वहां ढंग से और अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है। फिलहाल ओनली तुम्हें ग्राफ देख लो। ये क्रिस्टलाइजेशन और कौन है, डिसोल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ देखो चीज क्या है। When a solute is added to the solvent, तो some solute dissolve and its concentration increase in the solution। तो अब ये कौन है, कुछ मैटर यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जब तुम उसको मिलाओगे वाटर में जाकर के वो डिजोल्व हो जाएंगे, डिजोल्व होंगे तो उसकी कंसंट्रेशन को वो इंक्रीज कर देंगे, मतलब बढ़ा देंगे। कंसंट्रेशन क्या होता है, पिछली वीडियो बता सकूं, ध्यान रखना। अगर वीडियो देखी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है जरूर जाकर देख लेना पहले कंसंट्रेशन टर्म्स की। और यहाँ पे कौन है, क्रिस्टलाइजेशन है। जब उसके किसी चीज के हमें क्रिस्टल बनाने होते हैं तो उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो सम सॉल्यूट पार्शियल पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन कॉइल्ड विद द अदर सॉलिड, यानी कॉइल्ड हो जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये क्या है, कॉइल्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इनको तुम आराम से अलग भी कर सकते हैं, इनकी क्रिस्टल बन जाएंगे, आपस में जाकर चिपक जाएंगे ये, और फिर इनको तुम बहुत आराम से अलग भी कर सकते हैं। तो यानी किसी चीज का क्रिस्टल बनाना वो बनेगा क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर। अब यहाँ क्या है, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू जाती है क्या, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, बराबर होते हैं। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन बनता है। ये बहुत पहले की बात है, बता चुका हूं तुम्हें, स्टार्टिंग में बताया था ये। अब इक्विलिब्रियम का, ये तुमने 11th में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम। तो यानी कि जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बनने की स्पीड जब दोनों बराबर हो जाती हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और इस कंडीशन पे आकर के रिएक्शन रुक जाती है, ठीक है। तो इसको पढ़ाने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये सब देखो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, ये तो मैं पहले ही बताया था मैंने। पोलर सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी कि पोलर पोलर में घुलेंगे और नॉन पोलर में घुलेंगे, बस इतनी सी बात है। जो सॉल्यूट है, मतलब जो सॉलिड है, वो अगर नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके डिजॉल्व होगा, अगर पोलर है तो फिर पोलर में जाके डिजॉल्व होगा वो। सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व रिएडली इन वाटर। अब जो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक होता है देसी, जो अपने नमक खाते हैं हम लोग, वही नमक है, जैसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये वाटर में जाके घुल जाएगा। नेफ्थलीन एंड एंथ्रेंस डू नॉट। अब ये क्या है कि नेफ्थलीन उस वाटर में जाके डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मतलब उसी वाटर के अंदर जो नमक है वो डिजॉल्व हो रहा है, बट नेफ्थलीन उसके अंदर जाके डिजॉल्व नहीं होगा, बिकॉज जो सोडियम क्लोराइड है और वाटर है वो दोनों पोलर है, और जो नेफ्थलीन है वो नॉन पोलर है, और वाटर कौन है, पोलर है। तो नॉन पोलर पोलर में नहीं जाकर घुलेगा, पोलर पोलर में डिजोल्व होंगे, और नॉन पोलर में जाकर डिजोल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्ट यानी टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ये तो वही पुराना सिस्टम है, देखो, इफ द सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। अब जो तुम सॉल्यूशन बना रहे हो ना, अगर वो एक्सोथर्मिक है
तो अगर तुम उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसकी सॉल्बिलिटी जब डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। एक्सोथर्मिक है, ठीक है, क्योंकि उसमें जब पहले से हीट निकल रही है तो हम उसमें हीट और दे रहे हैं तो क्या होगा, उसकी सॉल्बिलिटी डाउन हो जाएगी। अगर वो एंडोथर्मिक है तो फिर बढ़ जाएगी, ठीक है। देखो इसमें अगर टेम्परेचर ने हाई कर दिया तो सॉल्बिलिटी डाउन हो जाएगी, इसमें टेम्परेचर हाई कर दिया तो सॉल्बिलिटी भी फिर हाई हो जाएगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्बिलिटी। अब प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये प्रेशर का इफेक्ट है। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, ठीक है। तो प्रेशर से इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब सॉलिड को तुम लोग लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तब। तो सॉलिड्स एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। अब ये क्या होता है इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसका जो प्रेशर लगाएंगे वो कंप्रेस ना होता, उसे बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। एंड पार्शियल रिमेन अनइफेक्टेड बाई चेंज इन द प्रेशर, तो इनमें प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां से आती है कोलगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ये याद रखना कि इसको मैं कराऊंगा तुम्हें अगले लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि ये दो हैं जहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल बनने ही बनने हैं, हर साल आने ही आने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इतना काफी है, चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में। फिलहाल के लिए बता चाहता हूँ, बाय बाय।